नमस्कार सभी को। जैसा हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, गति का जो पूरा मैकेनिक्स का जो पूरा पार्ट था, उसका थ्योरी उसकी जो थ्योरी थी वो हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली थी। अब मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे। तो आज की जो भी क्लास रहेगी उस पूरी क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पीछे के एग्जाम में, मैं केवल वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि हम लोगों को पता चले किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पुट हो रहे हैं। प्रैक्टिस आप अलग अलग तरीक़ों से कर लीजिए। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन रखूँगा मैं इसमें, वो या तो रेलवे में आए हुए होंगे क्योंकि रेलवे ही अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, या एसएससी से रिलेटेड है। तो लोकल जो एग्ज़ाम है या उनके लिए थोड़ा सा उनके क्वेश्चन में कम शामिल करूँगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन जो हैं या तो रेलवे में है या एसएससी में आ रहे होंगे। अगर ये आप अच्छे से कर पा रहे हो तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगी जिनमें जनरल साइंस में आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो चलिए जो क्वेश्चन है उनके बारे में बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि न्यूटन का कौन सा नियम बल की प्रकृति के बारे में बताता है। तो आपको याद होगा न्यूटन के तीनों नियम। पहला जो नियम है वो क्या बताता है? बल के बारे में बताता है। दूसरा नियम क्या बताता है? बल का मान कितना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे कि बल की प्रकृति के बारे में कौन सा बताता है। तो बल की प्रकृति से रिलेट मतलब होगा इसका कि आकर्षण और प्रतिकर्षण जो होता है, या दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है, या वो जो चीज़ें होंगी वो कौन सा नियम बता रहा होगा। तो ध्यान रखना, ये चीज़ें जो होगी वो तीसरा नियम बता रहा होता है। जैसे एक व्यक्ति नाव से कूदता है तो वो बल आगे की तरफ कूदता है, नाव को वो पीछे की तरफ धकेलता है। तो बल के बारे में जो हमें बताता है वो प्रथम नियम बताता है। बल का मान कितना है वो कौन सा नियम बताता है? दूसरा बताता है। लेकिन बल की प्रकृति की व्याख्या जो है वो कौन सा करेगा? तीसरा करेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तीनों चीजें मैंने अलग अलग समझा दी आप लोगों को कि बल के बारे में हमें जो बताएगा, बल क्या है, क्या क्या चेंजेस बल के कारण आ सकता है, वो तो प्रथम। दूसरा जो नियम होगा वो क्या बताएगा? बल का मान कितना है वो चीज बताएगा। लेकिन प्रकृति जो होगी वो तीसरा नियम बता रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु पर 5 न्यूटन बल लगाया जाता है। 5 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो त्वरण के और बल में जो संबंध होता है वो क्या होगा? F बराबर ma, यही तो होता है। F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण के बराबर होगा। तो बल हमें कितना दे रखा है? 5 न्यूटन, द्रव्यमान 2 kg, त्वरण हमें पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 5 न्यूटन यहाँ रख लेंगे, 5, इसका मान 2 kg है, और त्वरण जो है वो कितना हो जाएगा? a में। तो यहाँ से त्वरण का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 5/2, या कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो यहाँ देखो, ये रहा 2.5, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि वस्तु के द्रव्यमान को और वेग को दुगना कर दिया जाए। भाई कोई वस्तु है, उसका वेग दुगना कर दिया जा रहा है और उसका द्रव्यमान भी क्या कर दिया जा रहा है? दुगना कर दिया जाए। तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, मतलब पहले की तुलना में क्या होगी? दुगनी होगी, 4 गुनी होगी, 8 गुनी होगी, या 16 गुनी होगी। तो जब मैंने गतिज ऊर्जा आप लोगों को समझाई थी उस टाइम भी ये चीज़ बताई थी कि गतिज ऊर्जा में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ पूरा, ऊपर वाला पार्ट में मिटा देता हूँ। देखो गतिज ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है? K बराबर 1/2 mv², 1/2 mv² के बराबर होगा। तो पहले हम मान लेते हैं कि गतिज ऊर्जा की K1 है, भाई ये K1 का मान लेते हैं। दूसरी जो गतिज ऊर्जा K2 आएगी वो कितनी होगी, ये हमें चेक करनी है। लेकिन इसके लिए चेंज क्या किया गया है? द्रव्यमान को भी देखो, द्रव्यमान को दुगना किया, वेग को दुगना किया, दोनों को 2 गुना किया गया है। तो 1/2 में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसको दुगना कर दिया गया द्रव्यमान को। तो m की जगह कितना आ जाएगा? 2m। वेग को भी क्या कर दिया गया? 2 गुना कर दिया गया। तो यह आ जाएगा 2v और इसका स्क्वायर। अब देखो K1 का जो मान है उसी के पदों में हम इसको ले आएंगे। तो 1/2 mv² को अलग कर लेंगे, बाकी पार्ट को हम अलग छोड़ देंगे। तो ये मान कितना आ जाएगा? 1/2 mv²। ये मैंने अलग लिख लिया। यहाँ से देखो ये जो 2 है इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई में आएगा ये 2, यहाँ 2 का स्क्वायर होगा तो ये कितना बाहर आएगा? 4। तो ये पद एक्स्ट्रा आ रहा है ना हमारे पास, ये तो K1 का मान है, और ये कितना आएगा इसके इनटू में? 4 दूआ 8 आ गया। तो ये वैल्यू कितनी आ गई K2 की?
K1 इंटू 8। अब ऑप्शन में देख ले, 8 गुना हो रही है ना, वो 2 गुनी नहीं हो रही, 4 गुनी नहीं हो रही, 8 गुनी हो रही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और 16 गुनी नहीं हो रही। तो गतिज ऊर्जा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाना है वो इसी प्रकार से पूछा जाएगा, या हमें रेशियो दे देगा कहीं ना कहीं, या कोई परसेंटेज चेंज में पूछ लेगा। मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा इसके जस्ट बाद, परसेंटेज में वहाँ चेंजेज पूछे जाएंगे, तो मैथ का पार्ट यूज होगा कि कितना प्रतिशत उसमें परिवर्तन आ रहा है, कितना प्रतिशत उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इन तीनों प्रश्न में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तीनों स्टार्ट के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए जो भी लिख रहा है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि न्यूटन इंटू सेकेंड मात्रक है। वैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मात्रक और विमाएं जो चैप्टर होगा वो हम लास्ट में करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ हम बीच में भी यूज कर रहे होंगे, तो हमें देखना है। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो मात्रक और विमाएं लास्ट में जब पढ़ेंगे तो मैं याद करवाऊंगा कि बल्कि ये होती है वो होती है। ये उस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और आजकल डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कि मान लेते हैं हम लोग, जैसे ये दे रखा है तो संवेग, बल, शक्ति, ऊर्जा, इनकी अगर हमें डायरेक्ट यूनिट याद है तो हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे होंगे। क्योंकि यहाँ देखो न्यूटन इंटू सेकेंड, ये पूछ लिया न्यूटन इंटू सेकेंड किसका मात्रक है, तो हमसे इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो देखो पहले तो मैं सिंपल बता देता हूँ ऑप्शन कट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के, और फिर मैं इसको सोल्व करके भी दिखाऊंगा। देखो ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, जूल होता है, तो न्यूटन इंटू सेकेंड नहीं होगा। शक्ति का वाट होता है, और याद है तो मैंने शक्ति बताई थी P बराबर W/T, कार्य करने की दर, तो कार्य का जूल होता है, जूल बटे सेकंड आएगा, तो ये भी नहीं होगा। बल का न्यूटन होता है, तो न्यूटन इंटू सेकंड तो नहीं हो सकता। एकमात्र ऑप्शन क्या बचा है, संवेग, और इसका जो सही आंसर होगा वो यही होगा, संवेग जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा संवेग। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी कि न्यूटन इंटू सेकेंड संवेग का कैसा हो जाएगा, क्योंकि संवेग का जो फॉर्मूला मैंने बताया था P बराबर बताया था mv, तो इसका तो द्रव्यमान का मात्रक होगा kg, वेग का होगा मीटर इंटू सेकेंड, वो होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सोल्व करना है। कैसे करेंगे, संवेग P बराबर होता है, या इसको देखो ऐसे कर ले, F बराबर क्या होता है, mv। देखो हमें चाहिए यहाँ सेकंड, मैंने लिखा F, देखो मैंने F बराबर mv ये फॉर्मूला क्यों, सॉरी F बराबर ma, मैंने F बराबर ma क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे यह न्यूटन दिखाई दे रहा है, और न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का होगा, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ से देखें कि हमें टाइम और चाहिए सेकंड, तो हमें टाइम यहाँ से नहीं मिलेगा, द्रव्यमान से टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन त्वरण से टाइम मिल सकता है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, तो त्वरण को मैं v/t लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा F बराबर m और v/t। अब देखो ये t नीचे इस साइड गुना हो जाएगा, तो F इंटू टी, F क्या होगा, न्यूटन, टाइम का सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड बराबर क्या बच जाएगा, mv, और mv क्या होता है, p, तो ये किसका मात्रक हो जाएगा, संवेग का हो जाएगा। तो इस प्रकार लॉजिक के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं आजकल कभी नहीं पूछा जाता इस प्रकार। हम जो फॉर्मूला याद करके जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, तो लॉजिक यूज करवा रहा है वो हमसे। यहाँ हमें ये सोचना है कौन सा फॉर्मूला यूज करें, या इनको कट कर ले ऑप्शन को, भाई बल का नहीं होगा, शक्ति का नहीं होगा, ऊर्जा का नहीं होगा, संवेग का ही पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है ऑप्शन भी इस प्रकार के डाल दे जिसमें इस प्रकार से ज़्यादा चीज़ें मिली, तो कॉन्सेप्चुअल भी ये चीज़ें हमारे पास क्लियर होनी चाहिए, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ में। चलो अब मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है त्वरण का मान है, ये ग्राफ दे रखा है साथ में इस क्वेश्चन के, S और T में, S और T में, और दे रखा है धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है या परिवर्तनीय है, इस प्रकार की चीज़ें दे रखी है। तो हम ग्राफ पर आते हैं। अलग अलग मैंने ग्राफ बनाए थे आप लोगों के साथ कि विस्थापन और समय के बीच कैसे ग्राफ बनता है, वेग और समय के बीच में कैसे होता है, त्वरण और समय के बीच, वहाँ सारी डिटेल आप लोगों को समझाई थी कि कौन सी चीज़ ज्ञात करनी हो तो कैसे करते हैं। यहाँ देखें S और T, और इसके मध्य एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो अगर आप लोगों को याद है तो मैंने ये बताया था कि S और T, इसमें एक चीज़ हम काउंट करते हैं, वो क्या, tan थीटा, और वो tan थीटा किसको प्रदर्शित करता है, वेग को प्रदर्शित करता है।
तो यहां से देखिए, अगर मैं क्षैतिज के साथ यहां कोण बनाता हूं, मैं ये मान लेता हूं ये थीटा है, यहां दूसरा कोण बनाता हूं तो ये भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों लाइनें जो होंगी वो क्षैतिज में पैरेलल बन रही होंगी और ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसके साथ बनने वाला जो कोण होगा वो हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर कोण हर बार थीटा रह रहा है, इसका मतलब उसका वेग जो है वो क्या है, नियत है। अब जिसको ये नहीं पता ना कि tan थीटा का मान से हमें वेग मिलता है, वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो थीटा हमेशा क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, इसका मतलब उसका वेग जो है वो क्या रह रहा है, निश्चित रह रहा है। और अगर वेग निश्चित है तो त्वरण क्या होगा, वेग में परिवर्तन की त्वरण होता है। वेग अगर कांस्टेंट है इसका मतलब त्वरण क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि परिवर्तन नहीं हो रहा। और वेग में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा, देखो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, डेल v अपॉन टी। डेल v, अगर वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, यहाँ कांस्टेंट रह रहा है, इसका मतलब त्वरण क्या होगा, उसका 0 होगा, तो त्वरण उसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ग्राफ पे भी पूछे जा सकते हैं। और अगर ये CDS का क्वेश्चन है, और पहले वाला जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था वो RRB का था, तो देख लो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं CDS में। और RRB रेलवे जो है, वो पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी डिलीट किया, वो मिटाया है, वो सेम था। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, किसी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए बलों की संख्या न्यूनतम होगी। लगभग को इसका आंसर याद होगा, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो वो ले ले बेटा, ठीक। देखो ये SSC CGL का क्वेश्चन है, SSC CGL में पूछा गया है ये वाला, ये क्वेश्चन है हमारा। देखो मैं ये मान लेता हूं ये कोई वस्तु है, कोई भी XYZ वस्तु है, और इस वस्तु को कोई व्यक्ति अपनी तरफ खींच रहा है। ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति इस वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है। मान लेते हैं वो ये अपना मोनू है, इस वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है, तो कितने बल लगा रहा है, अपनी तरफ से 1 बल लगाएगा। तो जब वस्तु पर वो अपनी तरफ बल लगाएगा तो वस्तु को क्या होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो वस्तु आगे की तरफ जाएगी। अब क्वेश्चन में दे रखा है साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था का मतलब ये होगा इस वस्तु के किसी भी मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, किसी भी मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर केवल 1 बल लगा रखा हम लोगों ने, तब क्या होगा, अगर वापस हम बल नहीं लगाएंगे तो वस्तु आगे की तरफ जाएगी। तो आगे की तरफ अगर वस्तु जा रही है तो वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, उसकी गति में परिवर्तन आ रहा है, इसका मतलब वस्तु साम्य अवस्था में नहीं होगी। हम किसी भी प्रकार से इसको कर ले। लेकिन देखें अगर मैं दूसरा बल लगवाता हूं, मान लेते हैं इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में कोई और व्यक्ति है, मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं, गीता सीता कोई भी नाम मान लेते हैं तो अपनी तरफ से। चलिए मैं मान लेता हूं इस मोनू की कोई फ्रेंड है, सिंपल सामान, ठीक है, पूजा मान लेते हैं इसकी कोई फ्रेंड है। तो ये मोनू इस तरफ खींच रहा है इस वस्तु को, और ये पूजा जो है इस वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है। अगर दोनों बलों के मान बराबर हैं, दोनों साइड से लगाए जाने वाले बल बराबर हैं, ये पूजा भी अपनी तरफ से इतना ही बल लगा रही है, ये मोनू भी अपनी तरफ से इतना ही बल लगा है, तो दोनों साइड क्या होंगे, अपोजिट होंगे, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो 2 बल लगाने पर वस्तु को साम्य अवस्था में रखा जा सकता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, अगर अपोजिट बोला जाता है ये स्टेटमेंट को कि अगर किसी वस्तु पर लगने वाले बलों की संख्या 2 है तो वस्तु हमेशा साम्य अवस्था में रहेगी, ये चीज जरूरी नहीं होगी। बिल्कुल अगर विपरीत दिशा में लग रहे होंगे और दोनों के बल का मान अगर बराबर होगा, केवल और केवल उसी कंडीशन में वस्तु साम्य अवस्था में रहेंगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है कि साम्य अवस्था में कितने न्यूनतम बलों की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए हमारा ये मान सही होगा। तो अगर ये मोनू और ये पूजा दोनों अगर सेम बल लगा रहे हैं, बराबर मान में बल लगा रहे हैं, और दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, 180 डिग्री पर होगी, तब हमेशा वस्तु क्या आ जाएगी, साम्य अवस्था में आ जाएंगी। तो न्यूनतम कितने बलों की आवश्यकता होगी, 2 की होगी। तो सिंपल इसको याद रख सकते हैं कि अगर केवल 1 बल लगाया जा रहा है तब तो वस्तु साम्य अवस्था में हो ही नहीं सकती, 2 लगाएंगे तब उसको साम्य अवस्था में लगाया जा सकता है। अब अगर अधिक है, 3 है तब भी साम्य अवस्था में हो सकती है, 4 है तब भी साम्य अवस्था में हो सकती है, 4 इससे ज्यादा जब धीरे धीरे हम जैसे बढ़ते जाएंगे तो चाहे वो कितने भी मान हो, वस्तु साम्य अवस्था में हो सकती है। तो 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और मैं पहले से बोल रहा हूं कि मैं केवल वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये SSC CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले वाला जो मैंने करवाया था वो CDS का था, उससे पहले वाला जो मैंने करवाया था वो RRB का था। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे की।
और ये जो तीनों क्वेश्चन हैं, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखो इनमें से एक सीजीएल में आया हुआ है, एक आरआरबी का है, एक वापस सीडीएस का है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन का है, कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। मतलब कोई कार है, उस पर बल लगाया जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, वो कितनी हो गई है, 20 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई है। तो त्वरण ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है, त्वरण कितना होता है, ए बराबर होता है डेल वी अपॉन टी। तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, 20 से 50, तो कितने का परिवर्तन आ रहा है, 30 का, और किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे का परिवर्तन आ रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखें तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड, मीटर सेकंड दे रखा है। इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटे जो यूनिट है वो हमें नहीं चाहिए। तो लेकिन परिवर्तन तो कितना है, 30 का है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो हमें पता है 5/18 से गुणा किया जाता है, उल्टा किया जाता है मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर, तो 18/5 से। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, इसको गुणा कर देंगे हम लोग 5/18 से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। टाइम कितना लगा है, 10 सेकंड। तो ये भी ध्यान रखना, इसको भी सेकंड में लेना होता, अगर घंटे में दे रखा होता या मिनट में दे रखा होता, लेकिन ये सेकंड में पहले से हमें दे रखा है, तो हम 10 का भाग दे देंगे इसमें, बस इसको सोल्व कर लेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो 5/6, 5/6 मतलब 1 से कम आएगा, और एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1 से कम है। इसको जब सोल्व कर रहे हैं तो 5/6 आ रहा है। तो ये नहीं कि हम मान ही निकालें, ऑप्शन देख ले, ये 30 है, ये 3 है, ये 18 है, तो 1 से तो बड़ा ही नहीं आ रहा 5/6, 1 से हमेशा छोटा होगा, तो 0.83 वो वैल्यू आ जाएगी। और अगर चाहिए तो भाग दे लेना, वही सेम आएगा आंसर में। तो इसका यूनिट का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है, किस प्रकार हमें यूज करना है। तो वेग में परिवर्तन की दर जो होती है डेल वी अपॉन टी त्वरण के बराबर होता है। तो डेल वी का मान हम लोग यहाँ से 30 आ जाएगा, उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया और टाइम का भाग देंगे तो किसका मान मिल जाएगा, हमें त्वरण का मान मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रक 20 मीटर प्रति सेकंड से उत्तर दिशा में जा रहा है। मतलब इस बार हमें वेग दे रखा है, डायरेक्शन भी दे रखी है और मान भी दे रखा है। फिर वह 20 मीटर प्रति सेकंड से पश्चिम में जा रहा है। तो वेग में परिवर्तन ज्ञात करो। 20, 30, 0, 28.3 वेग है, मतलब मीटर प्रति सेकंड में यह है, तो ऑप्शन भी मीटर प्रति सेकंड। देखो क्वेश्चन में जो बोल रखा है वो मैं बना लेता हूँ। पहले वो जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड में उत्तर की तरफ, और फिर वही सेम जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड से ही किसमें, पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो उसमें परिवर्तन पूछा है कितना होगा। अब मूर्खता नहीं करनी है कि यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आंसर 0 दे देंगे। मैंने आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझाई थी कि वेग एक सदिश राशि है, अगर उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है, दिशा परिवर्तित होती है तो भी वो चेंज होगा, 0 नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा। तो यहाँ 20 से उत्तर में जा रहा है, यहाँ 20 से पश्चिम में जा रहा है, मान तो सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसका मतलब वेग में परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन हमें काट लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आएगी, सबसे ज़्यादा आंसर यही सही करेंगे और तुरंत बोलेंगे मेरा तो सही है, मेरा तो सही। लेकिन मूर्खता नहीं करनी, हमें आसान आराम से पेपर करना है। और पेपर में यही होता है, जो टफ क्वेश्चन होता है उसको हम गलत नहीं करते हैं, इस प्रकार की गलतियां हमारे से होती है। ठीक है, उम्मीद करूंगा अगर आप लोगों ने यहाँ गलत सोच रहे होंगे तो आगे इस प्रकार की चीज़ नहीं होगी। अब आपको याद ही है कि इसको कैसे निकालते हैं, तो याद होगा मैंने सबसे पहले वो घड़ी वाला क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, बताया था कि कैसे निकालना होगा, त्रिभुज मान के इसको कर लेंगे। तो अगर ये मान हमें निकालना है, कितना परिवर्तन आ रहा है, डायरेक्ट निकालना है तो कितना परिवर्तन आ रहा है, तो ये देखना है हमें। तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ये आधार है, ये लंब है, तो ये क्या आएगी, कर्ण। और कर्ण क्या होगी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ये मान कितना आएगा, रूट में 400, 20 का स्क्वायर, और इस 20 का स्क्वायर भी 400 आएगा। 400 अगर बाहर निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ 1 और 1 कितना हो जाएगा, 20√2 आएगा। लेकिन ऐसा हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 20 तो नहीं होगा, ये कन्फर्म हो गया। यहाँ देखिए √2 का मान कितना होता है, 1.4। अगर 20 को 1.4 से गुणा करें, 20 को 1.4 से गुणा करें तो ये 28 के जाएगा ना, 14 दूआ 28 जाएगा। तो 1.414 होता है, तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये तो 30 है, ज़्यादा हो गया,
ये रहा 28 पॉइंट समथिंग, तो एकमात्र ये रहा। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा है, CDS में पूछा गया क्वेश्चन है ये, CDS में पूछा है, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि इस चैप्टर से रिलेटेड अन्य एग्जाम में CDS है और RRB के अलावा बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हो सकता है जब क्वेश्चन पुट किया जाए तो वही क्वेश्चन से हम अटेम्प्ट करने वाले एग्जामिनर हमसे, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसको आराम से हमें वापस करना। अगर कोई दिक्कत है तो इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेग में पूछा है, अगर वेग की जगह में चाल दे देता ना तो चाल में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, तो चाल में परिवर्तन 0 होता, लेकिन वेग में परिवर्तन 0 यहाँ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, और आज के हम अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे होंगे, और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये अभी तक का, RRB ने पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, RRB रेलवे ने पूछा है। देखो, एक ट्रक और कार एक ही गति से जा रही है, एक ही गति से जा रही है, इसका मतलब उनका वेग समान है, मतलब चाल समान है। ट्रक का भार कार से 10 गुना है, ट्रक का भार कार से 10 गुना है, तो ट्रक की गतिज ऊर्जा कार से कितने प्रतिशत अधिक है। ये बढ़िया क्वेश्चन इसलिए बन गया कि इसमें परसेंटेज का जो पार्ट है वो मिक्स कर दिया, मैथ ऐड कर दी यहाँ। और मैंने पहले दिन ही बोला था अगर फिजिक्स आपको सीखनी है इसका मतलब मैथ अभी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम यहाँ तक तो जाएं कि दोनों की गतिज ऊर्जा अलग अलग कहाँ तक है, प्रतिशत परिवर्तन तो बाद की बात है। तो मैं यहाँ बात करूँगा ट्रक की, ट्रक के लिए, और यहाँ मैं लिखूँगा सारी चीज़ें कार के लिए। तो दोनों की अलग अलग हम गतिज ऊर्जा काउंट कर ले, उसके बाद देखेंगे कितना प्रतिशत कैसे है। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या कितना होता है, 1/2 mv² के बराबर होता है। इसी पे रहना है हमें। गति दोनों की सेम बोली है, मतलब वेग दोनों का समान है। वेग अगर दोनों का समान है तो वेग पर तो डिपेंड नहीं करेगी गतिज ऊर्जा उसकी, तो वेग यहाँ v है तो यहाँ भी v होगा। लेकिन ट्रक का जो द्रव्यमान है जो ट्रक का वो कितना है, कार का लिख लेता हूं मैं पहले। द्रव्यमान है जो कार का वो उस मैंने m मान लिया, लेकिन कार से 10 गुना है ट्रक का, तो ट्रक का कितना आ जाएगा, 10 m आ जाएगा। आप उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ m मान लो, यहाँ m/10 भी लेके जा सकते हो, उससे कोई चेंज नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखें हम लोग, अगर हम गतिज ऊर्जा का मान निकालें K1 या K ट्रक के लिए निकाल लें, ट्रक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv², 1/2 mv², यह मान रख दें। तो वेग तो v है, द्रव्यमान कितना है इसका 10 m है, तो m की जगह यह मान रख देंगे, तो यह आ जाएगा 1/2 mv², और जो 10 आएगा उसको मैंने अलग से लिख लिया, ठीक। यहाँ भी हम सेम देखें, कार के लिए अगर गतिज ऊर्जा ज्ञात करें kc का मान, तो 1/2 mc, वेग दोनों का समान है तो v² लिख दिया, mc कितना है, m के बराबर है, तो ये जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, kc का मान कितना आ जाएगा 1/2 mv² के बराबर आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट है, इस पर डिपेंड, दोनों में सेम है ये मान दो, तो इसको हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, या आपको इतना रखना है तो इतना रख लें, लेकिन मैं इसको लिख रहा हूँ ki, और इसको भी मैं लिख लेता हूँ ki, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। अब क्वेश्चन जो पूछा है हमसे यहाँ तक नहीं पूछा कि कितना गुणा है, कितना अनुपात है, इस प्रकार की चीज़ नहीं पूछ रहा, वो यहाँ से परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हमसे पूछ लेता है कि कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले तो ये देखो, आपको मेरे हिसाब से परसेंटेज का जो चैप्टर होगा वो बहुत अच्छे से आता होगा। परसेंटेज में जो होता है वो क्या होता है, जो फ्रैक्शन हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सबसे यहाँ लिखेंगे ऊपर परिवर्तन कितना है, दोनों में अंतर कितना है, बट्टे लिखेंगे बेस में, जिसके सापेक्ष हमें ज्ञात करना होगा। अब किसकी तुलना में हमें ज्ञात करना है, कार की तुलना में, कितना अधिक है कितना ज़्यादा है, तो नीचे हम किसका मान लिखेंगे, कार के लिए गतिज ऊर्जा का मान लिखेंगे, कार के लिए, और इनटू में कितना कर देते हैं परसेंटेज में, इसको चेंज करने के लिए 100%, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ इसको, ऊपर हम लिखेंगे परिवर्तन, अंतर कितना आ रहा है भाई, कितना मान बढ़ रहा है, कितना मान कम हो रहा है, कितना ज़्यादा है कितना कम है, जो भी चेंजमेंट आ रहा होगा वो हमेशा यहाँ आएगा। और नीचे लिखेंगे बेस में जो चीज़ लिखेंगे वो लिखेंगे किसके सापेक्ष हम ज्ञात कर रहे हैं। यही चीज़ अगर मैं यहाँ ट्रक के सापेक्ष पूछ रहा होता तो नीचे ट्रक के लिए वैल्यू लिख रहे होते। मैंने यहाँ कार के सापेक्ष, इस क्वेश्चन में कार के सापेक्ष पूछ रखा है तो यहाँ हम कार के लिए लिखेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें करनी है। तो परिवर्तन कितना है, ये कितना है
10 इंटू के आई, और ये कितना है के आई, तो कितना अधिक है, कितना परिवर्तन है, तो 9 और के आई। नीचे किसके सापेक्ष, कार के लिए, तो कार के सापेक्ष इसका मान कितना है गतिज ऊर्जा का, के आई, और परसेंटेज के लिए हम इंटू 100 से कर ले, तो के आई से के आई कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 900%। तो ये जो वैल्यू होगी वो 900% अधिक होगी आंसर में ये, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 900। ठीक है, और अगर आप लोग परसेंटेज में इतने तेज हो कि देखते ही आंसर बता सकते हो, या उस चीज़ को अच्छे से कैप्चर कर रखा है आप लोगों ने, फ्रैक्शन को भिन्न में, वो फ्रैक्शन को जो है आप लोग चेंज कर पाते हो परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, वो अगर आपको अच्छे से आती है तो तुरंत देखते ही बता सकते हो। ये 10 है, ये कितना है 1 है, 10 और 1 में अंतर कितना है 9 का, तो किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, 1 के सापेक्ष, तो 9 का अंतर है 1 के सापेक्ष, तो कितना गुना अधिक हो गया वो 9 गुना अधिक हो गया। 9 गुना अधिक होने का मतलब 900%। ठीक है, आप लोग वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने पूरा डिटेल से करके दिखा दिया आप लोगों को। तो ये हमारा क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने गति का जो चैप्टर पूरा पढ़ा है उस पर बेस आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, और मैंने केवल और केवल वो कचरा नहीं उठाया कि कहीं से 10 क्वेश्चन ला के आप लोगों को, मैंने क्वेश्चन हालांकि 9 ही करवाए आप लोगों को, लेकिन पूरे के पूरे चैप्टर को मैंने रिवाइज करवाने की कोशिश की आप लोगों को, और यहाँ तक करके आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि न्यूटन के जो तीनों नियम है उन पे बेस क्वेश्चन पूछा जाता है। गतिज ऊर्जा में इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और या वेग, त्वरण, विस्थापन, उन पर रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। अगर किसी को दिक्कत आ रही है यूनिट वाले चैप्टर पे अभी तक, तो मैं वापस बोल देता हूं कि यूनिट और डायमेंशन का जो चैप्टर है हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। भाई क्यों लास्ट में करेंगे हम लोग, जैसे मैंने अभी बल के बारे में आप लोगों को बताया है, बल के धीरे धीरे साथ में लगातार बता रहा हूँ आप लोगों को, इसकी यूनिट न्यूटन होती है, लेकिन अगर पहले ही दिन में वो चैप्टर में स्टार्ट कर दूं कि याद कर लो कि बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, तो आपको आपके पास रटने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं होगा। और आज जो मैंने क्वेश्चन करवाया था आप लोगों ने ये देख लिया होगा, डायरेक्ट याद करने से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, न्यूटन इंटू सेकंड वाला क्वेश्चन पूछा जाता, तो न्यूटन इंटू सेकंड किसका होता है, तो हमें तो सोचना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं पहले जो चीजें हैं यूनिट वाली उनको आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं, तो आके आप लोगों को अजीब ना लगे कि भाई ये कहां से आ गया। पहले पूरे चैप्टर कर लेंगे, और हमारे चैप्टर में जो जो चीजें आएंगी उन्हीं से रिलेटेड हमसे डाटा पूछा जाएगा, उन्हीं से रिलेटेड हमसे मात्र पूछेंगे, या नहीं, ये नहीं कि हम कहीं से अलग कोई राशि पूछ लेगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, वहां से मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट जो भी हमारी क्लासेज होंगी उनमें आप लोगों को मैं ये सारी चीजें करवा दूंगा। तो आज की क्लास के लिए आपका धन्यवाद।